नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। किसी भी राज्य की जलवायु, कृषि, वनस्पति, खनिज संपदा, जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधियां उसके भौतिक स्वरूप पर निर्भर करती है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की प्राकृतिक संरचना में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसी विविधता के आधार पर राजस्थान को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जियोग्राफी के अंदर चैप्टर है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश के अंदर देखो, राजस्थान को इस्तेला करती जलवायु और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितना? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। ये राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र में फैला है। ये आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, जो राजस्थान के 60% क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसके प्रमुख जिले की हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये आपको याद रखना है। तीसरा है रेत के टीले, दोहरे प्रमुख विशेषता है। इसकी विशेषता है रेत के टीले और दोहरे प्रमुख विशेषता है, और इसके अंदर वर्षा बहुत कम होती है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो थार मरुस्थल है ना, उसके बारे में हमने एक तो पढ़ा, राजस्थान के 60% क्षेत्र में फैला है। दूसरा, इसके प्रमुख जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये इसमें फैला हुआ है। ठीक है, रेत के टीले और दोहरे इसकी प्रमुख विशेषता है, और इसमें वर्षा बहुत कम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर भी देखो, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अगर आपको पूछे कि जो अरावली पर्वतमाला है जो कहाँ तक फैली है, तो आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली, ये आपको याद रखना है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर इसी क्षेत्र में स्थित है, अरावली क्षेत्र में ही स्थित है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर आपको याद रखना है, और ये इसी क्षेत्र में फैली हुई है। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में फैली है, उत्तर पूर्व दिशा में फैली है, और ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है ना, जो 1722 मीटर है, वो भी इसी क्षेत्र में फैली है। आगे यहाँ तक समझ में? अब देखो, ये देखो पूर्वी मैदान, अरावली के पूर्व स्थित उपजाऊ मैदान है। अरावली के पूर्व में स्थित उपजाऊ मैदान है। इसके प्रमुख जिले की बात करें तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर आदि आपको याद रखना है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। इससे चौथा देखो, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सब पढ़ेंगे। अब देखो, प्रमुख जिले की बात है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में फैला है। चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। काली मिट्टी और सिंचित कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर तो पढ़ा है कि ये राजस्थान के 60% क्षेत्र में फैला है। इसके हम प्रमुख जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये आपको याद रखना है। रेत के टीले, दोहरे इसकी प्रमुख विशेषता है, और वर्षा बहुत कम होती है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आप याद रखोगे, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। दूसरा, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। और तीसरा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, वो भी इसी क्षेत्र में फैली है। तीसरी हम पूर्वी मैदान की बात करें तो ये
अरावली के पूर्व में स्थित है और वो उपजाऊ है। एक तो प्रमुख जिले की बात करें तो भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर इसके अंदर आपको याद रखना है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती पठार की हम बात करें तो इसके प्रमुख जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी की बात करें चंबल नदी है, उसकी सहायक नदी इसमें बहती हैं। काली मिट्टी और सिंचित कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आप एक बार इसको अपने नोटबुक में लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार डेजर्ट। देखो, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। दूसरा, ये राज्य के लगभग 60% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। मैं कह रहा हूँ आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे, और भी आपको अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में इसका विस्तार है और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में रेत के टीले दोहरे पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। 10 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। प्रमुख नदियों की बात करें, लूणी, कांकणी, गग्गर, जो अस्थायी होगी। अगर वर्षा कम होगी तो अस्थायी होगी। प्रमुख जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, श्री गंगानगर तो इसका विस्तार है। आगे देखो, मरुस्थल के उपभाग। शुष्क मरुस्थल जैसलमेर से बाड़मेर, अर्ध शुष्क मरुस्थल जोधपुर, नागौर, सीकर आदि। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय के अंदर हमने पढ़ा है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और ये राज्य के लगभग 60% क्षेत्र पर इसका विस्तार है और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में रेत के टीले दोहरे पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 10 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी हम प्रमुख नदियों की बात करें तो लूणी, कांकणी, गग्गर जो अस्थायी है। हम इसके प्रमुख जिले की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर और श्री गंगानगर। हम मरुस्थल के उपभाग की बात करें तो शुष्क मरुस्थल जैसलमेर से बाड़मेर और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो जोधपुर, नागौर और सीकर। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखो, अगला हम देखें अरावली पर्वतमाला। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला से एक है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला से एक है। ये दक्षिण पश्चिम से सिरोही से उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है। ये सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है। कितनी? सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली है, जो दक्षिण पश्चिम यानी सिरोही से और उत्तर पूर्व में खेतड़ी झुंझुनू तक फैली। ये आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 मीटर। अरावली पर्वतमाला की लंबाई की हम बात करें तो 692 मीटर आपको याद रखना है। ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। कितने? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। प्रमुख चोटियों की बात करें, गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, और सर्वाधिक ऊंची चोटी शेर अचलगढ़ भीलवाड़ा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हम महत्व की बात करें तो खनिज संपदा का प्रमुख क्षेत्र है। वर्षा विभाजन का कार्य करती हैं तथा वन संपदा के प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर एक तो हमने पढ़ा कि ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला से एक है। दक्षिण पश्चिम यानी सिरोही से उत्तर पूर्व यानी कि खेतड़ी झुंझुनू तक ये फैली है। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 622 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती हैं। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर जिसकी जो 1722 मीटर है, सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको शेर अचलगढ़ दिलवाड़ा भी याद रखना है। महत्व की बात करें तो खनिज संपदा का प्रमुख क्षेत्र है, वर्षा विभाजक का कार्य करती हैं तथा वन संपदा का प्रमुख क्षेत्र आपको इसके अंदर याद रखना है। यहाँ तक आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, दिख जाएगा। ये हमने और जूम कर लिया। अब आप लिखो।
बढ़े आगे। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये अरावली के पूर्व में स्थित है। किसमें? अरावली के पूर्व में स्थित है। और ये राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यह जल संसाधन अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध है। जो पूरी मैदान है ना, पूरी मैदान मतलब अरावली के पूर्व में स्थित है। ये राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है और यहाँ जल संसाधन अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध है। इसके हम प्रमुख नदियों की बात करें तो बनास, चंबल, बाणगंगा, माही, ये आपको याद रखना है। इसके प्रमुख जिले की बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ये आपको याद रखना है। विशेषतः ये पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, सरसों, जौ, चना। यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस प्रदेश में नदियाँ हैं, ठीक है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ अच्छी अच्छी फसलें होती है, गेहूँ, सरसों, चना तक होता है, तो फिर वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो अधिक ही होगा। ठीक है, तो पूरी मैदान प्रदेश के अंदर हमने एक तो पढ़ा, ये अरावली के पूर्व में स्थित है और ये राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं और यहाँ जल संसाधन अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके हम प्रमुख नदियों की बात करें तो बनास, चंबल, बाणगंगा और माही आपको याद रखना है। प्रमुख जिले की बात करें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। ठीक है, इसकी हम विशेषता की बात करें तो ये पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, सरसों, जौ, चना यहाँ है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, अब देखो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे हाड़ौती पठार भी कहा जाता है, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक लावा निर्मित पठार है। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और एक लावा निर्मित पठार आपको पूछे कि एक लावा निर्मित पठार किसको कहा गए हैं, तो आपको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती पठार आपको याद रखना है। यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। किसकी? काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। प्रमुख जिले की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपको याद रखना है। विशेषता की हम बात करें, यहाँ यह चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। यहाँ सिंचित कृषि का अच्छा विकास हुआ है और सोयाबीन, गेहूँ, चावल और धनिया की प्रमुखता से खेती की जाती है। तो दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती पठार के बारे में हमने एक तो पढ़ा कि दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हैं और एक इसको ही लावा निर्मित पठार कहा जाता है। यहाँ हम मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख जिले की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपको याद रखना है। इसकी हम विशेषता की बात करें, चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। यहाँ हम ये सिंचित कृषि का अच्छा विकास हुआ है। अगर हम इसके प्रमुख फसलों की बात करें तो सोयाबीन, गेहूँ, चावल और धनिया की प्रमुखता से खेती की जाती है। ठीक है, अब देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। पढ़ा हमें आगे थ्योरी में पढ़ा ही था ना कि राजस्थान का, ये देखो ये हमने पढ़ा था। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा ना। ठीक है, तो ये राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में इसका विस्तार है, ये पढ़ा हमने। तो ये देखो अपने प्रश्न है कि ये राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र मरुस्थलीय है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में बांटती है। आपको पूछे कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कौन से भागों में बांटती हैं, तो दो याद रखना है, पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में बांटती है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। ठीक है, पूर्व मैदान राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। पूर्व मैदान है ना जो राज्य का सर्वे उपजाऊ मैदान, ये देखो ऊपर ही पड़ा, ये हमने पढ़ा ना, सबसे ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, हाड़ौती पठार को राजस्थान का धान का कटोरा भी कहा जाता है। जो हाड़ौती पठार है ना उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। आपको पूछे कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आपको हाड़ौती पठार याद रखना है। लूनी नदी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी। तो आया
आगे बढ़ा, ये प्रश्न आ गए। तो राज्य का लगभग 61% क्षेत्र तो मरुस्थलीय है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पूर्वी एवं पश्चिमी में गुरु शिखर राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी हैं। पूरी मैदान राज्य का सबसे उपजाऊ भाग है। हाड़ौती पठार को आपको पूछेगी राजस्थान या धान का कटोरा किसे कहा जाता है? हाड़ौती। और लूणी नदी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, आपको याद रखना है। बढ़े आगे। अब देखो, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान पर अब प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जलवायु पर प्रभाव। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करती हैं। एक तो जलवायु पर प्रभाव, इसके पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने से मरुस्थलीय परिस्थितियाँ विकसित हुई है। देखो, अरावली जो पर्वतमाला है ना, वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित, दो अलग अलग जलवायु में विभाजित करती है। इसके जो पूर्वी भाग है ना, उसमें तो अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। हम अफवाह तंत्र पर प्रभाव की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जल विभाजक, वाटर डिवाइड का कार्य करती है, मतलब जो जल विभाजक का कार्य करती है। पूर्वी ढाल की नदियाँ, हम पूर्वी ढाल की नदियों की बात करें पूरी ढाल की नदियों की बात करें तो बनास, बाणगंगा, चंबल, काली सिंध और पार्वती आपको याद रखना है। पश्चिमी ढाल की नदियों की बात करें तो लूणी, जवई और सुकड़ी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने जो अरावली के अंदर पढ़ा है कि जलवायु पर प्रभाव, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो अलग अलग जलवायु क्षेत्र में विभाजित करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ तो वर्षा अधिक होती है, लेकिन जो पश्चिमी जो भाग है वहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मरुस्थलीय परिस्थिति विकसित हुई है। अपवा तंत्र की हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करते हैं, मतलब जल को विभाजित करने वाले। पूर्वी ढाल की नदियों की बात करें जिसमें बताया गया है कि अधिक वर्षा होती है, तो क्यों होती है कि बनास, बाणगंगा, चंबल, काली सिंध, पार्वती बहती हैं। हम पश्चिमी ढाल की नदियों के अंदर जो कम वर्षा होती है तो उसका कारण लूणी, जवाई, सुकड़ी। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में आपको? अब देखो, ये देखो आप, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों से संबंधित जिले, मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा। ठीक है, इससे संबंधित जिले की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू। अरावली प्रदेश की जो अरावली प्रदेश है ना, इसके हम प्रमुख जिले की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर हैं। हम पूरी मैदान की बात करें तो जयपुर, अलवर और भरतपुर दौसा इसके संबंधित जिले हैं। हाड़ौती पठार के संबंधित जिले की हम बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपको याद रखना है। मैं कह रहा हूँ ना, एक एक चीज़ मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले हमने थ्योरी पढ़ रही, फिर मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया, अब मैं डायग्राम लेके आगे और वन लाइनर आएंगे पूरे एक एक। ठीक है, तो मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित जिले तो हमने जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू पढ़ लिया। अरावली प्रदेश के संबंधित जिले की बात करते सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर पढ़ा। पूरी मैदान की से संबंधित जिले की तो बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा। हाड़ौती पठार से संबंधित जिले की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आपको याद रखना है। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया तो एक बार आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बढ़े आगे। अब देखो, ये देखो, सबसे पहले तो
महत्वपूर्ण डेटा एवं चोटियों की तालिका देखो। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटी देखो। अरावली पर्वतमाला के अंदर इतनी चोटियां देखो। गुरु शिखर की हम बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिरोही जिले में है। ठीक है। शेर की बात करें तो 1597 मीटर है जो सिरोही में है। ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके ज़िले की बात करें तो सिरोही है। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर है और इसकी ज़िले की बात करें तो सिरोही है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और इसके ज़िले की बात करें तो सीकर है। तारागढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई 870 मीटर और इसकी ऊंचाई की बात करें तो अजमेर है। बस पूरे अरावली पर्वतमाला के अंदर जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ थी सब लेके आ गया। अब बताओ अब परीक्षा में से प्रश्न कैसे बाहर जाएगा मुझे बताओ। एक बार विश्वास के साथ आप जुड़िए ज़रूर। ठीक है। गुरु शिखर के अंदर हमने पढ़ा जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। गुरु शिखर थे 1722 मीटर और जिले की बात करें तो सिरोही में है। शेर की बात करें तो इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है और इसके ज़िले की बात करते सिरोही है। दिलवाड़ा की ऊंचाई की बात करते 1442 मीटर है और ये सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ की बात करते 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अपने सिरोही के अंदर है। रघुनाथगढ़ की बात करते 1055 मीटर है जिसकी जो सिरोही के सीकर में है। तारागढ़ की बात करते इसकी ऊंचाई 870 मीटर है और इसके ज़िले की बात करते अजमेर में है। तो मैं क्या जैसे मैं डायग्राम तालिका बना के समझा रहा हूँ वैसे ही आप लिखो, आपको काफ़ी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ ये लिखो एक बार, फिर हम अरावली के दर्रे पढ़ेंगे। ये लिखो थोड़ा जूम करके पढ़ा लें इसको, थोड़ा आपको भी देखिएगा समझ आ जाएगा। अब देखो अरावली के प्रमुख दर्रे देसूरी दर्रा राजसमंद और पाली को जोड़ता है। जो देसूरी दर्रा है ना वो राजसमंद और पाली को जोड़ता है और ये मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य प्रमुख संपर्क मार्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रा है। राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रा पूछे तो आपको देसूरी दर्रा याद रखना है। ठीक है। सोमेश्वर दर्रा पाली और उदयपुर के बीच स्थित है। किसके बीच में स्थित है? सोमेश्वर जो दर्रा है ना पाली और उदयपुर के बीच स्थित है। हाथीगुड़ा दर्रा ये पाली और उदयपुर को जोड़ता है। किसको? पाली और उदयपुर को जोड़ता है। झीलवाड़ा दर्रा जो राजसमंद क्षेत्र में स्थित है। किसमें? राजसमंद क्षेत्र में स्थित है। अब देखो, अब आपको पूछे कि राजसमंद और पाली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो आपको याद रखना देसूरी दर्रा। या आपको पूछे कि देसूरी दर्रा किन जिलों को जोड़ता है तो आपको याद रखना राजसमंद और पाली। ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य प्रमुख संपर्क मार्ग है। अब राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध दर्रा पूछे तो आपको देसूरी दर्रा याद रखना है। अब आपको पूछ ले कि पाली और उदयपुर के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है तो आपको सोमेश्वर दर्रा याद रखना है। पाली और उदयपुर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो हाथीगुड़ा दर्रा याद रखना है। या झीलवाड़ा दर्रा कौन से क्षेत्र में है तो आपको राजसमंद याद रखना है। इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और परीक्षा के अंदर भी मैं कह रहा हूँ काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखो वापस वन लाइनर लेके आ गया मैं। महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य राजस्थान का लगभग 9% क्षेत्र वनाच्छादित है। कितना? 9% क्षेत्र। खेतड़ी को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। आपको पूछे कि कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना खेतड़ी को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ढोक राजस्थान का सर्वाधिक पाया जाने वाला वन वृक्ष है। कौन सा? ढोक। लूणी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। क्या? लूणी नदी राजस्थान की या पूछ ले कि राजस्थान की जो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी तो आपको याद रखना लूणी नदी। चंबल राजस्थान की 12मासी सदा नीरा नदी। आपको सदा नीरा या राजस्थान की 12मासी नदी पूछे तो आपको इसके अंदर चंबल याद रखना है। ठीक है।
एक बार आप अपनी जो नोटबुक है ना उसके अंदर आप एक बार लिख लो, वापस रिवाइज करो। एक तो हमने अरावली पर्वतमाला की जो प्रमुख छोटे वो पढ़ लिया, अरावली के प्रमुख दर्रे भी पढ़ लिए, परीक्षा की दृष्टि से जो वन लाइनर थे वो भी इसके अंदर हमने पढ़े। तो एक बार आप नोट कर लो 10 सेकंड के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे। देखो, परीक्षा विशेष अतिरिक्त तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं ना वो देखो, हम देखो जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमने आगे पढ़ लिया। अब परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं वो देखो आप। हम उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर देखें तो ये राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र मरुस्थल से आच्छादित है। कितने? 61% क्षेत्र। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। जो थार मरुस्थल है ना उसको भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत का लगभग 85% मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। कितना? 85%। मरुस्थल में बनने वाले रेत के टीलों को धोरे कहा जाता है। सबसे अधिक धोरे जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। किसमें? जैसलमेर और बाड़मेर में पाए जाते हैं। खेतड़ी, रोइल्डा, फोग, सेवण आदि यहाँ की प्रमुख प्रमुख वनस्पतियाँ। जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति पूछे ना तो आपको याद रखना है खेजड़ी, रोइडा, फोक, सेवण, ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। अब देखो अरावली पर्वतमाला की विशेषता। अरावली भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। कब? आपको पूछे कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब मानी जाती है तो आपको प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, हर फैक्ट में आपको 2-4 लाइनें ऐसी दिखेंगी जो नहीं होगी। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। क्या? प्री कैम्ब्रियन युग। ये राजस्थान के लगभग 550 किलोमीटर भाग में फैली है। कितनी? 550 किलोमीटर भाग में फैली है। राजस्थान को पश्चिमी मरुस्थलीय और पूर्वी मैदान विभाजित करती हैं। अरावली के उपभाग की बात करें तो आबू पर्वत, मेवाड़ पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, शेखावटी पहाड़ियाँ, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या इसी भाई मैं क्या कह रहा हूँ। अब कृषि उत्पादन में अग्रणी है। कृषि उत्पादन में अग्रणी क्यों है? या तो वर्षा ज़्यादा होती है कि या नदियाँ बहती होगी तभी तो भाई कृषि उत्पादन में अग्रणी है, जिसमें हमने आगे पढ़ा ही था। अब कृषि हो रही है, अनाज पैदा हो रहा है, नदियाँ बह रही हैं तो जनसंख्या तो अधिक ही होगी ना, रेगिस्तान में तो होने से रही। गेहूँ, सरसों, चना और जौ यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। बनास नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कौन सी? बनास। महत्वपूर्ण जिले की बात करें, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली यहाँ के जिले हैं। इन जिलों में ये फैली है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। ये पठार मालवा पठार का विस्तार माना जाता है। चंबल नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ यहाँ बहती हैं। राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ काली मिट्टी यहीं पाई जाती है। राज्य की जो सर्वाधिक जो काली मिट्टी है ना वो यहीं पाई जाती है, हाड़ौती पठार के अंदर। ठीक है, प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, काली सिंध और पार्वती और परवन। प्रमुख फसलों की बात करें तो सोयाबीन, गेहूँ, चावल और धनिया, ये आपको याद रखना है। 10 सेकंड के अंदर लिखो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब आ गए अपने वन लाइनर। मेरे हिसाब से आगे वन लाइनर ही है। अब देखो सब पूरे वन लाइनर है, एक से बढ़ के एक। ठीक है, तो अब हमें वन लाइन थ्योरी हमने खूब पढ़ ली, थ्योरी तो खूब पढ़ ही ली है ना। अब देखो वन लाइनर, थोड़ा सा जूम कर ले, ये ठीक है, जूम कर लिया। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस भाग 1 देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछे तो मरुस्थलीय प्रदेश बताना है। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है?
तो सिरोही है, किस में है? गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हाड़ौती पठार किन जिलों में फैला है? तो आपको याद रखना कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। लूनी नदी किस भौतिक प्रदेश में बहती है? तो आपको याद रखना मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध दर्रा कौन सी है? देशसूरी दर्रा, याद रखना आपको। राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र कैसा है? मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है। थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, बताना आंख बंद करके, क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ लिया। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ जूम कर लेते हैं। ये देखो, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में है सर। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। ये आपको याद रखना है। आया ना? अब देखो, अब मैं वापस जूम हटा दे। अब देखो, वापस एक बार देख रहे हैं। वन लाइनर हैं, काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षा में भी पूछा गया। सर राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, तो इसीलिए मैंने जो थंबनेल है ना उस पर पहले ही लिख लिया। ठीक है। अब देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, ये पूछे आपको, तो मरुस्थलीय प्रदेश आपको याद रखना है। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हाड़ौती पठार किन जिलों में फैला है? किन जिलों में फैला है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, याद रखना है। लूनी नदी किस भौतिक प्रदेश में बहती है? तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? देशसूरी दर्रा, बताना है। राजस्थान का लगभग 61% क्षेत्र कैसा है? 61% मरुस्थलीय है, बताना है। थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, बताना है। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर बतानी है। गुरु शिखर किस जिले में है? सिरोही, बताना है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू, बताना है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, बताना है। अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो दो भाग, बताना है। ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लो आप। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो भी बता देना, हम पीडीएफ भी भेज देंगे। बढ़े आगे। ये भी पढ़ लो एक बार। अरावली भारत की कैसी पर्वतमाला है? तो आपको याद है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ये आपने लिख लिया था कि ये वाला? बढ़े आगे। ये और 50 है, देखो इसको थोड़ा जूम कर ले। ठीक है। पचास अति महत्वपूर्ण, ये वन लाइन भाग 2 है। 50 पहले पढ़ लिए। अब देखो, शेखावटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये पूछे आपको, तो आपको रघुनाथगढ़ याद रखना है। रघुनाथगढ़ किस जिले में है? तो सीकर, बताना है। देशसूरी दर्रा किसको जोड़ता है? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है? तो पूरी मैदानी प्रदेश है। हाड़ौती पठार किसका विस्तार है? तो मालवा का पठार, याद रखना है। राजस्थान का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है। काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो हाड़ौती पठार, याद रखना है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी, याद रखना है। राजस्थान को राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, याद रखना है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है?
तो रोइडा याद रखना है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ी, अजमेर याद रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो लूनी याद रखना है। चंबल नदी राजस्थान की कैसी नदी है? तो सदा निरा बारहमासी, सदाबहार बारहमासी आप याद रख सकते हो। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल आपको याद रखना है। आए यहाँ तक समझ में? ठीक है। शेखावटी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रघुनाथगढ़ बता देना। ये कह रहा हूँ सभी अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ड आ गया। ढोंक वृक्ष, ये देखो, ढोंक वृक्ष मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको अरावली क्षेत्र याद रखना है। क्या याद रखोगे? अरावली क्षेत्र याद रखोगे। अब देखो और है 50। सर्वाधिक दोहरे कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको जैसलमेर याद रखना है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है पूछे तो जैसलमेर याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ याद रखना है। राजस्थान का खनिज भंडार किसे कहा जाता है? तो अरावली क्षेत्र को कहा जाता है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजसमंद याद रखना है। जस्ता उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो उदयपुर याद रखना है। तांबा उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान कौन सा पूछिए तो खेतड़ी झुंझुनू याद रखना है। गग्गर नदी किन जिलों में बहती है? तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर याद रखना है। गग्गर को किसका अवशेष माना जाता है? तो सरस्वती का अवशेष माना जाता है, याद रखना। आबू पर्वत कहाँ स्थित है? तो सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संभाग कौन सा है? तो उदयपुर संभाग है। और हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबल याद रखनी है। मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है पूछे तो लूणी याद रखना है। पूरी मैदान की प्रमुख नदी कौन सी पूछे तो बनास याद रखना है। आया नहीं यहाँ तक समझ में? बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। आए यहाँ तक समझ में? तो बढ़े आगे। अब देखो, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर बता देना। 1722 मीटर। ठीक है। आगे देखो, ये और वन लाइनर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछे जैसलमेर बता देना। राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर बताना। बड़ा तो बताना जैसलमेर, छोटा बताना धौलपुर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 869 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 826 है। भाई उत्तर से दक्षिण पूछे तो बताना 826 और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 बताना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 10.41%। राजस्थान का सबसे शुष्क भाग कौन सा पूछे तो पश्चिम मरुस्थल याद रखना है। राजस्थान का हरित प्रदेश पूछे तो आपको हाड़ौती क्षेत्र याद रखना है। हरित प्रदेश, ह से हाड़ौती, ह से हरित प्रदेश याद रखना है। तो ये भी लिखो आप, फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर बता देना और छोटा पूछे तो धौलपुर बता देना। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में विस्तार पूछे तो 869 बता देना और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 बता देना। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताना। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान पूछे 10.41% बता देना। राजस्थान का सबसे शुष्क भाग कौन सा पूछे तो पश्चिम मरुस्थल बताना है। और राजस्थान का हरित प्रदेश पूछे तो हाड़ौती बता देना। ठीक है, तो यहीं तक है बस। तो अपना ये जो आज का टॉपिक था राजस्थान ज्योग्राफी की, जो हमने सीरीज शुरू की थी, जो राजस्थान के जो भूगोल की जो सीरीज शुरू की थी राजस्थान भूगोल की, उसके अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया। जो परीक्षा राजस्थान की जो प्रत्येक परीक्षा से रीट हो, सीईटी हो, आरएस हो, पटवार हो, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, एसआई हो, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, पीटीटी, बीएसटीसी चाहे एक्सेट्रा कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं
एक तो हमने राजस्थान के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक कर लिया है, राजस्थान का सामान्य परिचय भी कर लिया है, और आज अपना जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश वो भी हो गया है। हो गए ना। और एक देखो, एक तो हो गया अपना राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा हो गया भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार हो गया, तीसरा हो गया राजस्थान का एकीकरण। आज जो टॉपिक है ना, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, वो भी अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है, सवाल है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से आप जुड़ सकते हो। वहाँ आप अपनी कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना। तो अगली क्लास में हम किसी और नए टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे तथा परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।